चलिए, स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का। आज जिस सेगमेंट को हम स्टार्ट करेंगे वो हेल्थ पॉलिसी और हेल्थ प्रोग्राम का पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 जो है वो हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसी में जिस सेगमेंट को आज हम डील करने वाले हैं वो इसी टॉपिक का हो जाएगा पार्ट 2। ठीक है, अब ये पार्ट 2 क्यों? कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो पार्ट 1 में छूट गई थी उनको हम डिक्टेट करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं स्टोरी आज की। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य कार्यक्रम में। शिवराज, गुड मॉर्निंग बेटा जी, हमेशा की तरह सबसे पहले ठीक है कीमोथेरेपी से शुरुआत करते हैं। ये कीमोथेरेपी एक ऐसा वर्ड है जो पहले सिर्फ हमारे जहन में था, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जामों की दस्तक चूम रहा है और इतने सारे एस्पेक्ट हैं इसके जो हमारे दिमाग में शुरू से गलत फितूर के रूप में बिठा दिए गए थे, बट अब इसको काफी हद तक मैं ऑटो करेक्ट करूंगा और फिर आपको हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग करेक्ट कर लीजिएगा। तो कहानी ये है कि कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है। पहले तो आप ये समझिए, कीमोथेरेपी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है कीमो, दूसरा वर्ड है थेरेपी। कीमो का मतलब कीमो ही, थेरेपी का मतलब चिकित्सा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। कीमो का मतलब, यदि आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, है ना, या साइंस पढ़ते हैं, तो कीमो का मतलब होता है रसायन। और रसायन का मतलब जब भी आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, है ना, साइंस में, तो वहां रसायन का मतलब होगा ड्रग, दवा। तो कीमो का मतलब होता है दवा, याद रखिएगा। और दवा आप कब लेते हैं? जब आप किसी रोगों से ग्रसित होते हैं। अरे हाँ या ना? तो रोगों से ग्रसित होने पर दवाओं के द्वारा ली जाने वाली चिकित्सा कीमोथेरेपी कहलाती है। दवाओं से ग्रसित होने पर जो मेन फंडा है वो आपको याद रखना है कि आपको दवाएं लेनी है। ये तो मेन चीज है, दवाएं तो आपको लेनी है ना। लेकिन दवाएं आप कब लेंगे? तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप रोग ग्रसित होंगे तब। याद रहेगा ये चीज। तो रोगों से ग्रसित होने पर दवाओं के द्वारा उपचार करना या चिकित्सा लेना, यही कहलाता है कीमोथेरेपी। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। ये जो डेफिनेशन है यही है दरअसल में आज का आपका पहला क्वेश्चन। बताइए कीमोथेरेपी क्या है? तो कीमोथेरेपी है रोगों से ग्रसित होने पर दवाओं के द्वारा यदि आप उपचार लेते हैं तो इसी को हम कीमोथेरेपी कहते हैं। अब क्वेश्चन शुरू होता है, कीमोथेरेपी का पिता किसे माना जाता है? तो सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कीमोथेरेपी का पिता हम मानते हैं उस पर्सन को जिसकी शपथ चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी लेते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों का मतलब है एलोपैथी मेडिसिन की जो ऑथ लेते हैं, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर हैं, फार्मा प्रैक्टिशनर हैं, है ना, ये सारे के सारे जो हैं ये हिप्पोक्रेट्स की शपथ लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था हिप्पोक्रेट्स वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने एलोपैथिक मेडिसिन के उपयोग पर सबसे पहले बल दिया। ये जो आप ये देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी टेबलेट, ये बहुत सारे रसायनों के प्रयोग से बनती हैं। तो सबसे पहले इनके उपयोग करने की वकालत जो है वो हिप्पोक्रेटीज ने दी थी। इसी वजह से हिप्पोक्रेट्स को आधुनिक चिकित्सा पद्धति अर्थात एलोपैथी का जनक भी माना जाता है। और एलोपैथी के अंतर्गत ही कीमोथेरेपी होती है, जिसमें रोगों से ग्रसित होने पर एलोपैथिक दवाइयां देकर पेशेंट को ट्रीट करना होता है या ठीक करना होता है। तो यदि आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि चलिए बेटा जी जरा जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कि कीमोथेरेपी का पिता किसे हम कहते हैं, तो कीमोथेरेपी का पिता जो है वो हिप्पोक्रेट्स हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, है ना, याद रखिएगा। और चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को, यहाँ चिकित्सा शास्त्र का सीधा सा मतलब है, अब भी मैंने बताया, जो एमबीबीएस है, फार्मा प्रैक्टिशनर है, उनको हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। लेकिन लेकिन ये वर्ड भी मेंशन है, द वर्ड
कैंसर कम्स फ्रॉम हिप्पोक्रेट्स, इज नोन फॉर द फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, अच्छा, चिकित्सा शास्त्र का पिता भी इन्हीं को हम कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये पर्सनैलिटी आप देख रहे हैं, इनको कहा जाता है पॉल एरिक। और पॉल एरिक जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है। इनको कीमोथेरेपी का नहीं बल्कि आधुनिक कीमोथेरेपी का पिता कहा जाता है। कहानी इतनी सी है, पॉल एरिक ने यह बताया था कि इफ यू हैव सफरिंग फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन यू हैव टू टेक एंटीबायोटिक मेडिसिन, इफ यू हैव सफरिंग फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन यू शुड टेक एंटीवायरल मेडिसिन और इंटरफेरॉन प्रोटीन। मतलब हर मर्ज की एक विशेष दवा होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक लोगे, प्रोटोजुअल इन्फेक्शन है तो एंटी प्रोटोजुअल ड्रग लोगे, फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल ड्रग लोगे, है ना, वायरल इन्फेक्शन है तो इंटरफेरेंट प्रोटीन लोगे। मतलब कीमोथेरेपी को भी बहुत हद तक क्लासिफाई करने में पॉल एरिक जो है उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये कहानी है बेटा। अब इसके बाद अगर हम चलते हैं आगे, तो ये आप स्क्रीन पर ये जो फेमस पर्सनालिटी देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे, ये सभी फेमस पर्सनालिटी से एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन चुके हैं। चलिए एक बार मैं आप लोगों का ध्यान इस तरफ और आकर्षित कराता हूं। सबसे पहली जो पर्सनालिटी आप देख रहे हैं यही है हिप्पोक्रेटिस। हिप्पोक्रेटिस जो है, इन्हीं को चिकित्सा विज्ञान का पिता भी कहते हैं। मतलब फादर ऑफ मेडिसिन इनको कहते हैं, इनको कीमोथेरेपी का पिता कहते हैं। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को इसी महान व्यक्ति की शपथ दिलाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब एलोपैथी के ड्रॉबैक इस पर्सन ने खुद एनालाइज किए तो फिर ये यूनानी चिकित्सा पद्धति की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे यूनानी चिकित्सा पद्धति को ज्वाइन करते हैं हकीम अजमल और यूनानी चिकित्सा पद्धति को इंडिया में लेकर आते हैं। तो ग्रीक अरब मेडिकेशन कॉन्सेप्ट भी माना जाता है यूनानी चिकित्सा पद्धति को, यह मैं आपको मेंस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे कि अंग्रेजी दवाइयों के उपयोग पर सबसे पहले बल किसने दिया था, हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। इसलिए हिप्पोक्रेट्स को एलोपैथी के जनक के साथ साथ कीमोथेरेपी का जनक के साथ साथ में जब भी आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी अपनी डिग्रियां कंप्लीट करते हैं, जैसे एमबीबीएस और फार्मा स्टूडेंट, तो फिर लास्ट में वो ऑथ लेते हैं। किसकी ऑथ लेते हैं? हिप्पोक्रेटिक ऑथ लेते हैं। बन जाएगा ये चीज। दूसरा जो सुपर साइंटिस्ट आपको दिख रहा है ऋषि मुनि के वेश में, ये कोई और नहीं बल्कि ये है महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत जो है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये वर्ल्ड फर्स्ट डॉक्टर हैं। दुनिया के सबसे पहले डॉक्टर जो हैं, याद रखिएगा, वो बाबा महाकाल हैं, जिन्होंने अपने बेटे गणेश जी का जो है सर्जरी की थी, हाथी का सर लगाया था। लेकिन अगर हम सनातन परंपरा में और आगे बढ़ते हैं तो रियलिस्टिक जो डॉक्टर हमको मिलता है, याद रखिएगा, वो है महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत को सर्जरी का पिता कहते हैं। सर्जरी डॉक्टरी की फील्ड में एक स्पेसिफिक ब्रांच है, तो फर्स्ट डॉक्टर भी यही है, फर्स्ट सर्जन भी यही है। इनको याद रखिएगा, इस तरह की विद्याएं आती थी कि ये उस समय सिजेरियन कर देते थे। अगर गर्भनाल बच्चे से लिपट जाती है तो ये उस समय सिजेरियन कर देते थे। राइनोप्लास्टी, नाक यदि कट जाती है तो ये उसे जोड़ देते थे। इसी तरह से आंखों का मोतियाबिंद हटाने के लिए भी आपको महारत हासिल था। और आज सर्जरी के क्षेत्र में सबसे बेहतर वर्ल्ड में एक मकाम रखता है ब्रिटेन। जब ब्रिटेन से पूछा गया कि आपने ये सर्जरी का नॉलेज इतना बेहतर कहां से सीखा, तो ब्रिटेन ने इशारा किया, कोई एक ग्रंथ है, उसका नाम है सुश्रुत संहिता, भारतीय ग्रंथ है। वहां से हमने सर्जरी के नए नए कॉन्सेप्ट, सर्जरी के नए नए आयाम सीखे हैं। और जैसे ही ब्रिटेन ने यह जवाब दिया, हमारी नजरें शर्म से झुक गईं, क्योंकि हम इनके नॉलेज का सही तरीके से यूज करके विश्व गुरु कितना हद तक बन पाए हैं ये मैं आप पे छोड़ता हूं। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों ने हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ का नॉलेज यूज कर करके वो अपने क्षेत्र में तो विश्व पारंगत हो चुके हैं। रोगों से ग्रसित होने पर पेड़ पौधे के महत्वपूर्ण भागों का औषधियों के रूप में उपयोग करना, ये महर्षि चरक ने हमको सिखाया।
विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधे के महत्वपूर्ण भाग औषधि के रूप में लेकर आप रोगों को दूर कर सकते हैं, आयुर्वेदा कहलाता है। तो आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति के जनक महर्षि चरक को माना जाता है। सेम इसी तरह से अगर मैं बात करूं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो फेमस पर्सनालिटी हैं, याद रखिएगा, जिन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निकाली थी। दरअसल में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को थ्रॉट इन्फेक्शन हो गया था। वो थ्रॉट इन्फेक्शन का कारण जानना चाहते थे। थ्रॉट इन्फेक्शन के कारण के लिए उनको अपने गले का जो कफ था उसका कल्चर करना था। संवर्धन माध्यम लेके उन्होंने कल्चर प्रक्रिया स्टार्ट भी कर दी। कल्चर के बाद उन्होंने देखा कि कल्चर में बहुत सारे बैक्टीरिया कॉलोनी के रूप में डेवलप हो गए हैं और वो बैक्टीरिया थे स्ट्रेप्टोकोकस। फाइनल उन्होंने स्टेटमेंट लिखा कि गले के कफ के लिए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब बात आती है परख नलियों को क्लीन करने की या पेट्रोडिस को क्लीन करने की, तब वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने असिस्टेंट पर छोड़ देते हैं। उनका असिस्टेंट भी 4 परख नलियों में से 3 को जो है बहुत अच्छे से धुलता है, 1 को धुलना भूल जाता है। कुछ समय बाद जब लौट कर आते हैं अपनी लेबोरेटरी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो देखते हैं कि 1 परख नली जो नहीं धुली थी उसमें एक फंगस आ गई थी। उस फंगस के आने से, ये जो आप देख रहे हैं, उस फंगस के आने से जो उस रीजन है फंगस का, वहां बैक्टीरियल ग्रोथ स्ट्रेप्टोकोकस की नहीं हुई थी। मतलब कवक पेनिसिलियम नोटेटम से जो ग्रीन कलर की आप मोल्ड देख रहे हैं, इसमें से ही कोई सब्सटेंस एक ऐसा था जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को लगातार किल कर रहा था। मतलब पेनिसिलियम नोटेटम कवक से ही दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है निकाली गई थी साल 1928-29 में। तो ये है चिकित्सा शास्त्र के वो महारथी जिनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमपीपीएससी प्रीलिम्स ने क्वेश्चन बनाए हैं। अब कुछ ऐसी चीजों पर बात कर लेते हैं जो बहुत बेसिक हैं, आपको भी पता है और निश्चित रूप में ये चीजें आपको पता होना चाहिए क्योंकि बेसिक साइंस में ही आती हैं। सबसे पहले आप देखिए, एक पेड़ दिख रहा होगा आपको, ये सिनकोना का पेड़ है। तो सिनकोना बेलाडोना पूरा नाम है। सिनकोना पेड़ की हमने क्या ली बेटा जी, छाल ली, और उसी छाल से हम एक औषधि निकालते हैं जिसे हम कहते हैं कुनैन औषधि। और कुनैन औषधि कुछ करे चाहे ना करे, मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी जो प्लाज्मोडियम होते हैं उनको किल करने में हेल्प करती है। तो नेचुरल एंटी मलेरियल ड्रग कहलाती है कुनैन, जबकि क्लोरोक्विन जो है आर्टिफिशियल एंटी मलेरियल ड्रग कहलाती है। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर जिस दवा को दूध के साथ सेवन की सलाह देते होंगे वही है क्लोरोक्विन मेडिसिन, ठीक है। अच्छा, इसके जस्ट बाद यदि हम बात करते हैं, सेम यही क्वेश्चन आज रिप्लेस हो गया है इस क्वेश्चन के थ्रू। दरअसल में एक पेड़ दिख रहा होगा आपको, जनरली ये उसी जगह होता है जहां नमी या मॉइस्चर सबसे ज्यादा होता है। याद रखिएगा, इस पेड़ का नाम है विलो। विलो पेड़ की भी हम छाल लेते हैं, लेकिन इस बार विलो पेड़ की छाल से जो औषधि निकालते हैं उसका नाम है एस्प्रिन, याद रहेगा। और ये जो एस्प्रिन औषधि है, यही एस्प्रिन औषधि अब हार्ट अटैक के खतरे से बचने के लिए दी जाती है। मतलब कोलेस्ट्रॉल जो आर्टरी की इनर वॉल पर जम जाता है, एस्प्रिन की हेल्प से आप उसे हटा सकते हैं या ब्लड क्लॉट को घोला जा सकता है। तो दिस इज द पावर ऑफ द एस्प्रिन, याद रहेगा। टेक्सोल के बारे में सिर्फ मैं एक चीज बता दूं, ये एंटी कैंसर ड्रग है। एंटी कैंसर ड्रग का मतलब क्या होता है, सुनिए। ये एक पेड़ दिख रहा होगा आपको, इसको कहते हैं यू वृक्ष। क्वेश्चन आया है इसलिए बता रहा हूं। तो यू वृक्ष जो है उसी से एक औषधि निकाली जाती है टेक्सोल, और टेक्सोल एंटी कैंसर मेडिसिन है, याद रहेगा ये चीज। कैंसर के उपचार में दी जाने वाली दवा है। तो कैंसर उपचार में सिस्प्लैटिन ये दवा भी देते हैं, और टेक्सोल ये दवा भी देते हैं। ये दोनों दवाएं दी जाती हैं कौन से केस में, याद रखिएगा, कैंसर उपचार में, ठीक है। इस तरह से
इसके बाद जो आप सामने देख रहे हैं, ये एक पेड़ दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं रावोल्फिया सर्पेंटाइना। ये सर्पगंधा का वृक्ष है। और सर्पगंधा वृक्ष की जो जड़ होती है, ध्यान रखिएगा, ये सर्पगंधा वृक्ष की ये जड़ है। और सर्पगंधा वृक्ष की जो जड़ है, इसी जड़ की छोटे 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 पार्ट्स कर लिए जाते हैं, फिर इनको सुखा लिया जाता है। और फिर यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई होता है मतलब 150/90 mmHg, ये ब्लड प्रेशर की यूनिट है बेटा जी। रक्त दाब को किस यूनिट में मापा जाता है, तो याद रखिएगा, रक्त दाब की यूनिट होती है mmHg। तो mmHg, तो यदि किसी का रक्त दाब बढ़ गया है, तो यदि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है मतलब कितना हो गया है, 150/90 हो गया है, तो उसको सर्पगंधा जो है इसकी जड़ दी जाती है। ध्यान रखिएगा, सर्पगंधा की जड़ दी जाती है। सर्पगंधा की जड़ जैसे ही व्यक्ति खाता है, उसके अंदर से एक कंटेंट निकलता है जिसका नाम है रेजरपाइन। और यही रेजरपाइन कंटेंट जो है, ये बढ़े हुए रक्तदाब को सामान्य कर देता है, मतलब 120/80 कर देता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, कि उच्च रक्तचाप की समस्या को नॉर्मलाइज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो उच्च रक्तचाप की समस्या को नॉर्मलाइज करने के लिए हम सर्पगंधा की जड़, जिसमें रेजरपाइन कंटेंट हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है, इसका उपयोग करते हैं। ये सब पीएससी में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो ध्यान रखना है आपको, दर्द निवारक औषधियां क्या कहलाती हैं। लेकिन क्वेश्चन इस नाम से नहीं आएगा बेटा जी, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इस नाम से आएगा। किस नाम से आएगा, एनाल्जेसिक मेडिसिन क्या कहलाती हैं। तो एनाल्जेसिक मेडिसिन, जिसका सबसे, एनाल्जेसिक मेडिसिन को पेन किलर भी कहते हैं, तो याद रखिएगा, वे औषधियां जो दर्द को समाप्त करती हैं या वे औषधियां जो दर्द को कम करती हैं, कौन सी औषधियां कहलाती हैं, एनाल्जेसिक मेडिसिन कहलाती हैं। अब एनाल्जेसिक मेडिसिन के 2 टाइप्स होते हैं। एनाल्जेसिक मेडिसिन के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है ए, आदत बनाने वाली दर्द निवारक दवाएं, और दूसरा है आदत ना बनाने वाली दर्द निवारक दवाएं। याद रहेगा ये चीज। चलिए, अब कहानी यहां से शुरू होती है। आप लोगों ने अक्सर करके अफीम के बारे में सुना होगा, ये चीज। तो अफीम का एक पौधा होता है, अफीम का जो पौधा होता है, ध्यान रखिएगा, ये काफी छोटा होता है। तो अफीम का याद रखिएगा पौधा होता है, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बहुत आराम से समझा रहा हूं। तो अफीम का जो पौधा होता है वो छोटा होता है, इसलिए इसको पॉपी प्लांट कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अफीम का जो पौधा होता है उसमें जो फल रहता है, जब ये फल पक जाएगा तो हमारे काम का नहीं है, लेकिन जब ये फल कच्चा होता है, जब ये फल कच्चा होता है तब इसमें एक चीरा मारते हैं हम, हल्की सी स्लाइस कट करते हैं इसकी। और जब हम स्लाइस कट करते हैं तो इस कच्चे फल से लगातार दूधिया स्त्रावण लेटेक्स हमको प्राप्त होता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये चीज, समझिएगा कि फल कच्चा है तो कच्चे फल को हम क्या करते हैं, एक चीरा लगाते हैं, और चीरा लगाने पर हमको क्या मिलता है बेटा जी, दूधिया स्त्रावण मिलता है। दूध जैसी संरचना लगातार निकलती रहती है व्हाइट कलर की, इसी को हम लेटेक्स कहते हैं। अब ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, सीधे बताऊंगा कि जो ये लेटेक्स होता है, दूधिया स्त्रावण होता है, इसी से धीरे धीरे करके मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, नेस्कपीन जैसी आदत बनाने वाली दर्द निवारक दवाएं निकाली जाती हैं।
जैसे आपने कुछ समय पहले कभी सुना होगा कि कोडीन कफ सिरप, कोरेक्स कफ सिरप ज्यादा यूज करते थे लोग, तो ज्यादा नशा आता था उनको, है ना, और इसी वजह से इनको बैन भी कर दिया है। तो जो कोरेक्स होता है उसमें कोडीन होता है, जो कि एक अफीम से प्राप्त उत्पाद है, और इसको लेने से जो है थोड़ा सा नशा भी आता था। तो इसी वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको बैन कर दिया है, विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे अब ये नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये तो सबसे खतरनाक नशा माना जाता है हीरोइन वगैरह। एक बार यदि किसी की जबान चख ले तो फिर हमेशा उसी चीज की लत पड़ जाती है, और समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके को दरअसल में क्या कर रहे हैं, इसी को लेकर मिसयूज कर रहे हैं। हालांकि हम उस कॉन्सेप्ट पे भी बात नहीं कर रहे, हम तो सीधे ये जानते हैं कि अफीम के पौधे से ही मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन और नेस्कैफीन प्राप्त होती है। बन जाएगा ये चीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है, यहां जो दो एग्जाम्पल अब आप देखेंगे उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले है पैरासिटामोल। दरअसल में जो पैरासिटामोल ड्रग है बेटा जी, याद रखिए कि पैरासिटामोल जो ड्रग है उसका सबसे पहले तो आपको वैज्ञानिक नाम याद रखना होगा। पैरासिटामोल का वैज्ञानिक नाम जो है वो है एसिटामिनोफेन, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर एक और ड्रग है जिसका नाम है एस्प्रिन। एस्प्रिन का वैज्ञानिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। कितने क्वेश्चन हो गए? 2। ये लिखा है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एस्प्रिन का वैज्ञानिक नाम है। वो पैरासिटामोल लिखा, पैरासिटामोल का वैज्ञानिक नाम है एसिटामिनोफेन। अब जो बात बोलने वाला हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। पैरासिटामोल और एस्प्रिन दोनों के दोनों जो हैं बेटा याद रखिएगा, ये एनाल्जेसिक मेडिसिन भी हैं, मतलब दर्द निवारक औषधियां भी हैं, और ये दोनों के दोनों जो हैं ये ज्वरनाशी औषधियां भी हैं। मतलब कहने का हुआ कि एस्प्रिन जो है वो एनाल्जेसिक मतलब दर्द को भी कम करती है, और जब आपको बुखार चढ़ता है, ज्वर का मतलब बुखार है, तो बुखार में आपका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने में भी हेल्प करती है। कौन? याद रखिएगा, आपकी एस्प्रिन दवा, है ना, और आपकी पैरासिटामोल। तो जब शुरुआत हुई थी तो एस्प्रिन बहुत चल रही थी। एस्प्रिन को बुखार के केस में दर्द को कम करने के लिए और उच्च तापमान को नॉर्मलाइज करने के लिए एस्प्रिन दे रहे थे, क्योंकि एस्प्रिन दोनों काम कर रही थी। लेकिन कुछ समय बाद एस्प्रिन के लेने से लोगों में दिक्कत और परेशानी आने लगी, और स्पेशली एक केस मैंने आपको बताया था, याद करिए, डेंगू रोग में प्लेटलेट तेजी से कम होती हैं, और अगर डॉक्टर ने भूल के भी उस दौरान एस्प्रिन दे दी तो बची कुची प्लेटलेट और तेजी से कम होती चली जाती हैं। इसी वजह से एस्प्रिन को फिर अवॉइड किया गया या रिप्लेस किया गया वाया पैरासिटामोल के थ्रू। तो आज के समय पे यदि आपको बुखार होता है, यदि आपको बॉडी पे पेन होता है, तो क्या दिया जाता है बेटा जी? आपको दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ पैरासिटामोल, क्योंकि पैरासिटामोल है डुअल मोड ऑफ एक्शन, एनाल्जेसिक भी है मतलब दर्द निवारक भी है, और एंटीपायरेटिक भी है। याद रहेगा ये चीज? चलिए, अब जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई ये सारे एमपीपीएससी के क्वेश्चंस हैं, एक बार जरा इनको आप फटाक से कर लीजिए। सबसे पहला, कौन सा पेड़ है जिससे कुनैन औषधि प्राप्त होती है? चलिए बताइए बेटा जी, कौन सा पेड़ है जिससे कुनैन औषधि प्राप्त होती है? तो सिनकोना पेड़ से कौन सी औषधि प्राप्त होती है? कुनैन औषधि प्राप्त होती है। और याद रखिएगा, जो कुनैन औषधि है वो मलेरिया रोग के उपचार में हेल्प करती है। अच्छा, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन ने रिप्लेस कर दिया है। एक पेड़ है विलो, तो विलो वृक्ष जो है इसकी छाल जो है, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया कुछ समय पहले, तो विलो वृक्ष की जो छाल है उससे एक औषधि हम
प्राप्त करते हैं जो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों होती है। मतलब बढ़े हुए तापमान को भी नॉर्मलाइज करती है और दर्द को भी समाप्त करती है। एक पेड़ होता है जिसका नाम आपको याद रखना है, यू वृक्ष। और यू वृक्ष जो है उसी की छाल से एक औषधि निकलती है, ध्यान रखिएगा, और उस औषधि को हम टेक्सोल कहते हैं। और ये टेक्सोल एंटी कैंसर मेडिसिन है, कैंसर को हराने में दी जाती है। सर्पगंधा पेड़ की जो जड़ होती है उससे कंटेंट निकलता है रेजर पाइन। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज सिखाई थी कि जो रेजर पाइन होता है, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, उच्च रक्तचाप की समस्या हो, तो उस व्यक्ति को आप सर्पगंधा की जड़ खाने के लिए देंगे। वो जैसे ही उसे चबाएगा, चबाने पर रेजरपाइन कंटेंट निकलेगा, रेजरपाइन कंटेंट ब्लड में मिलेगा और तत्काल जो हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल वासो सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो होता है, उसको वो नॉर्मल कर देगा। तो जैसे ही वो सेंटर नॉर्मलाइज होगा तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। और सबसे लास्ट में है अफीम का जो पौधा होता है, उसका जो कच्चा फल होता है उसको रूरल एरिया में डोडा वगैरह भी कहते हैं, है ना। अच्छा, और उसका छिलका पोस्ता कहलाता है। तो अफीम का जो कच्चा फल होता है उसी से मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन और नेस्कपीन, ये एनाल्जेसिक मेडिसिन जो आदत बनाने वाली होती हैं, मतलब ये हैबिचुअल मेडिसिन होती हैं बट एनाल्जेसिक निकाली जाती। बन जाएगा ये चीज। लेकिन आपके एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा मॉर्फिन और हीरोइन की प्राप्ति किससे की जाती है? अफीम के कच्चे फल से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो चीज समझाई, आप उसको थोड़ा एक बार और कंफर्म कर लो। अगर आपसे कोई पूछे कि चलिए बताइए संसार की पहली प्रतिजैविक दवा का नाम क्या है, या संसार की सबसे पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन सी है? आंसर है पेनिसिलिन। ये तो सबको पता है। पेनिसिलिन जिन्होंने खोजी थी उनका नाम सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1928-29 का वाकया है जब इनसे सडन डिस्कवरी हुई थी। ये करना नहीं चाहते थे खोज, लेकिन एकदम से डिस्कवरी हुई थी। ठीक है। अच्छा, अब कहानी ये है, ध्यान से सुनिएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक कवक ली थी, या बाय फॉल्ट ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये है कवक। ठीक है। कवक का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम कवक जो है, इसी में से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया की सबसे पहली प्रतिजैविक दवा पेनिसिलिन प्राप्त की थी। तो संसार की प्रथम एंटीबायोटिक, संसार की प्रथम एंटीबायोटिक या संसार की सबसे पहली प्रतिजैविक दवा पेनिसिलिन जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम कवक से निकाली थी। ठीक है। लेकिन यदि आज के समय पे, वर्तमान समय पर अगर आज हमको पेनिसिलिन चाहिए है, वर्तमान समय में मतलब औद्योगिक उत्पादन के लिए, अगर आज के समय पे हमको पेनिसिलिन चाहिए है तो इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, औद्योगिक उत्पादन वर्तमान समय में। तो यदि आज हमको पेनिसिलिन चाहिए है, आज हमको एंटीबायोटिक चाहिए है, तो क्या हम वही फंगस की वैरायटी यूज करेंगे पेनिसिलियम नोटेटम, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने चुना था और उससे पेनिसिलिन निकाली थी, या कोई दूसरी चॉइस लेंगे? तो जी हाँ, आज इंडस्ट्रियों में जो भी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई जाती हैं वो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम कवक स्पीसीज को यूज करके बनाई जाती है। तो ये दो क्वेश्चन आजकल बहुत
आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928-29 को 1928-29 को पेनिसिलिन, जो कि प्रथम प्रतिजैविक थी, प्रथम प्रतिजैविक दवा थी, वो प्राप्त की थी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन आज के समय पे अगर हमको पेनिसिलिन चाहिए है, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, आज के समय पे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का बहुतायत में उपयोग नहीं करते, बहुत लिमिटेड यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि इसके रिएक्शन, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा थे, है ना, जिस वजह से पेनिसिलिन को अब ज्यादा यूज नहीं करते। लेकिन फिर भी फार्मा के कुछ ऐसे केस हैं जिनमें यही दवा बड़ी काम आती है। तो कहानी ये है कि अगर आज के समय पे पेनिसिलिन, ये जो पेनिसिलिन है, यदि आज के समय पे चाहिए है ना, वर्तमान समय में यदि पेनिसिलिन की जरूरत पड़े, वर्तमान समय में यदि पेनिसिलिन की जरूरत पड़े, तो हम कौन सी कवक से इसे प्राप्त करेंगे? आंसर बिल्कुल सिंपल है, वर्तमान समय में यदि हमको पेनिसिलिन चाहिए है तो हम कवक ही लेंगे, लेकिन उसकी दूसरी वैरायटी पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। तो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, इस कवक का इस्तेमाल करके अब हम औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए औद्योगिक स्तर पर वर्तमान समय में पेनिसिलिन का उत्पादन किससे किया जा रहा है? आंसर है वही फंगस, लेकिन उस फंगस की वैरायटी दूसरी है। पेनिसिलियम तो है, लेकिन अब क्राइसोजीनम से प्राप्त करते हैं, नोटेटम से नहीं, क्योंकि नोटेटम से किसने निकाली थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और इसी वजह से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी, इसलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को फादर ऑफ एंटीबायोटिक का टाइटल दिया जाता है, प्रतिजैविक का पिता कहा जाता है। प्रतिजैविक का पिता कहा जाता है। याद रहेगा ये चीज, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बन जाएंगी चीजें। चलिए, अब सबसे खतरनाक चीज, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छे से सुनिएगा, कि दुनिया की पहली जो एंटीबायोटिक थी वो एक कवक से निकाली गई थी, दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी जो एक कवक से निकाली गई थी, ये तो आपको पता हो ही गया, ठीक है, ये पेनिसिलियम नोटेटम। लेकिन आज के टाइम पे याद रखिएगा, आज के टाइम पे वर्तमान समय में जितनी भी प्रतिजैविक दवाएं हैं, जितनी भी एंटीबायोटिक दवाएं हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो आज के समय पे जितनी भी प्रतिजैविक दवाएं हैं वो 90% जीवाणुओं की बॉडी से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं,
या जीवाणुओं की मदद से बाहर निकाली जाती हैं, और जिसमें स्यूडोमोनास और साल्मोनेला, ये दो जीवाणु की वैरायटी सबसे प्रमुख है। तो आज संसार की 90% एंटीबायोटिक, याद रखिएगा, संसार की 90%, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, संसार की 90% एंटीबायोटिक काहे से निकाली जाती हैं? इन दो जीवाणुओं से प्राप्त की जाती हैं, ध्यान रखिएगा। तो फिर अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर आज दुनिया की 90% एंटीबायोटिक जीवाणुओं से निकाली जाती हैं, तो सबसे पहली कौन सी एंटीबायोटिक थी, सबसे पहली जो जीवाणु से प्राप्त की गई थी? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, मेरा क्वेश्चन है संसार की प्रथम प्रतिजैविक दवा क्या होगा? आंसर बताइए इसका। संसार की प्रथम प्रतिजैविक दवा, प्रतिजैविक दवा का मतलब होता है एंटीबायोटिक मेडिसिन, ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है ना। आंसर हो जाएगा बेटा जी आपका पेनिसिलिन, ठीक है। अच्छा, संसार की प्रथम प्रतिजैविक दवा, ठीक है, जिसे कवक से प्राप्त किया गया था, तो जिसे कवक से प्राप्त किया गया था उसका नाम पेनिसिलिन है, और जिस कवक से प्राप्त किया गया था उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ये तो आपको याद होगा, है ना, कि संसार की सबसे पहली जो एंटीबायोटिक है जिसे कवक से प्राप्त किया गया उसका नाम पेनिसिलिन है, ठीक है। इस तरह से पेनिसिलिन, ऐसा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब मैं गेयर चेंज कर रहा हूं, मुझे ये क्वेश्चन चाहिए है। अगर आपसे कोई पूछे संसार की प्रथम प्रतिजैविक दवा मतलब एंटीबायोटिक जिसे जीवाणु से प्राप्त किया गया था, जिसे जीवाणु से प्राप्त किया गया था, उसका नाम है बेटा जी स्ट्रेप्टोमाइसिन। बात है 1942 की। जिस व्यक्ति ने प्राप्त किया था उसका नाम है वॉक्समैन। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज, जो ये एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये आपने कभी ना कभी सुना होगा, डॉट्स थेरेपी होती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये टीबी के उपचार की थेरेपी होती है डॉट्स। तो टीबी के उपचार की जो डॉट्स थेरेपी होती है, बस मैं भी शॉर्ट में लिख रहा हूं, टीबी उपचार, तो टीबी उपचार की डॉट्स थेरेपी में यही एंटीबायोटिक दी जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ही दी जाती है। और यही स्ट्रेप्टोमाइसिन टीबी के बैक्टीरिया को 6 महीने में पूरी तरह से किल कर पाती है। इसलिए डॉट्स थेरेपी का जो फाइनल टाइम है ना, या न्यूनतम समयावधि है डॉट्स थेरेपी की, 6 मंथ तो है ही है, वो इसकी वजह से है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की वजह से। तो यही स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक जिसको वॉक्समैन ने खोजा था, इसी को सबसे पहले जीवाणु से प्राप्त किया गया था। मतलब एंटीबायोटिकों के वर्ग में स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे पहले जीवाणु से प्राप्त हुई है।
एंटीबायोटिकों के वर्ग में पेनिसिलिन सबसे पहले कवक से प्राप्त हुई है। तो आजकल ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। और जिस जीवाणु से स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक दवा को निकाला गया था उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। तो उस जीवाणु का नाम है, ध्यान रखिएगा, उस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस ये है वो जीवाणु जिससे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है उसको प्राप्त किया गया था। इतनी चीज सिखानी थी मुझे आपको। तो अगर आपसे कभी भी लाइफ में कोई पूछे, जैसे इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं कि सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी है, हर कोई बता देता है पेनिसिलिन। सबसे पहली एंटीबायोटिक जिसे फंगस से प्राप्त किया गया था, फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, हर कोई बता देता है पेनिसिलिन। लेकिन वो जैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, बेटा मुझे आप दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक बताओ जिसको जीवाणु से प्राप्त किया गया हो, यहां मेन वर्ड है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट की गई हो, क्योंकि आज के समय पे 95% एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से ही निकाली जाती हैं। तो सबसे पहली कौन सी निकाली गई थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। किस बैक्टीरिया से निकाली गई थी? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। ये ध्यान रखना है आपको, ये ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन। तो यही चीज जो मैंने आपको समझाई, यही चीज यहां चित्र में बनी है। ये वॉक्समैन है। साल 1942 में जब इंडिया में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, इंडिया क्विट मूवमेंट चल रहा है, तब ये पर्सन जो है साल 1942 में, अमेरिका के वर्सन है, अमेरिका के माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, ये क्या करते हैं, यही वॉक्समैन पर्सन स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा को स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है ग्राइसियस, यहां सेरेवेसी लिखा है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस जीवाणु से प्राप्त करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस इस जीवाणु से प्राप्त करते हैं। थोड़ा मिस्टेक हो गया, माफी चाहता हूं, है ना। तो ये तो फर्स्ट एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है, लेकिन बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट, याद रहेगा ये चीज। चलिए, अब ये एक बहुत खतरनाक चीज, अगर इसको आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ पाए तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। देखिए, पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं। आप लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा। ये एक बैक्टीरिया है, ये एक जीवाणु है, जो जीवाणु होते हैं ये अपने अंदर से कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं। ये जीवाणु जो है ये अपने अंदर से ये कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं। तो ये जीवाणु, इसके अंदर से कुछ सब्सटेंस बाहर आ रहे हैं। ये सब्सटेंस जो होता है, ये जो पदार्थ होता है, ये इसी जीवाणु, जिस जीवाणु से निकला है, उसी जीवाणु की वृद्धि एवं विकास रोक दे, या इसी जीवाणु को समाप्त कर दे। दो चीजें हैं, दो शर्त हैं। ये जीवाणु से स्रावित जो ये पदार्थ है, जीवाणु से निकला हुआ ये जो रसायन है,
ये यदि फिर से इस जीवाणु के कांटेक्ट में आ जाए तो इस जीवाणु की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोक देगा, इसको मल्टीप्लाई होने से रोक देगा, या तो फिर इस जीवाणु को समाप्त कर दे। तो जो ये पदार्थ है इसी को आप कहते हैं बेटा जी एंटीबायोटिक, इसी को कहते हैं प्रतिजैविक दवा। ये चीज, तो जल्दी से बताइए एंटीबायोटिक दवा जो है वो क्या करती हैं? तो एंटीबायोटिक दवा जीवाणुओं का वृद्धि और विकास रोकती हैं। मतलब जब भी आपके बॉडी में जीवाणु संक्रमण हो, जब भी आपके बॉडी में जीवाणुओं से जनित समस्या उत्पन्न हो, तो आप यूज करेंगे एंटीबायोटिक। याद रहेगा ये चीज, एंटीबायोटिक यूज करेंगे आप। अच्छा, दूसरी चीज है बिल्कुल इसी के जैसे, अब मैं ये वायरस ले रहा हूं, ये वायरस है, बिल्कुल सेम एज इट इज, ये वायरस है। वायरस के बॉडी से भी कुछ रसायन निकलते हैं, कुछ पदार्थ स्रावित होते हैं। ये और ये जो पदार्थ होते हैं याद रखिएगा, ये इसी चीज की वृद्धि एवं विकास को यदि रोक दें इसी वायरस के, या इसी वायरस को या और किसी दूसरे वायरस को समाप्त कर दें, तो ये जो चीज है जो वायरस के द्वारा स्रावित हुई है, इसको कहते हैं बेटा जी इंटरफेरॉन प्रोटीन। ये टा है, इंटरफेरॉन प्रोटीन। और इंटरफेरॉन प्रोटीन की खोज साल 1957 में एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है लिंडरमान ने करी थी। सो लिंडरमान ने 1957 में इंटरफेरॉन प्रोटीन की खोज करी थी। अब आप देखिए दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? दोनों में सिमिलैरिटी है कि जीवाणु से स्रावित होती है एंटीबायोटिक और वो उसी की वृद्धि को रोक देती है। वायरस से स्रावित होते हैं इंटरफेरॉन प्रोटीन और वो उसी की वृद्धि को रोक देते हैं। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी ये है बेटा जी कि यदि आपको विषाणु संक्रमण हो जाए, आपके बॉडी में कोई विषाणु चला जाए, तो फिर आप इंटरफेरॉन प्रोटीन जिसकी खोज किसने करी थी? साल 1957 में लिंडरमान ने करी थी, का उपयोग करेंगे। याद रहेगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरफेरॉन प्रोटीन की खोज किसने करी, किस सन में करी, किसके अगेंस्ट में दी जाती है। मतलब कुल मिला के आप एक बात समझिए, ये दवाएं होती हैं, ठीक है। अब यही चीज जो मैंने आपको सिखाई, यही चीज तो ये बनी है। ये डिफरेंट वायरस दिख रहे होंगे आपको, ये बहुत सारे वायरस दिख रहे हैं। यही वायरस अपने शरीर के बाहर निकालते हैं एक प्रोटीन, ये प्रोटीन दिख रही होगी आपको, ये प्रोटीन है। और यही प्रोटीन इस वायरस को, मतलब जिस वायरस से निकले, मान लीजिए इस वायरस से निकली है ये प्रोटीन, तो ये प्रोटीन इस वायरस को भी समाप्त कर देगी, या दूसरे वायरस के संपर्क में अगर ये प्रोटीन आ गई तो उनको भी निपटा देगी। मतलब वायरल इन्फेक्शन से सुरक्षा प्रदान करती है कौन सी प्रोटीन? आंसर है इंटरफेरॉन प्रोटीन।
याद रहेगा ये चीज? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब मुझे तो नहीं लगता है कि कोई किसी तरह की आपको कोई कंफ्यूजन होगी, किसी तरह की आपको कोई दिक्कत और परेशानी होगी। चलिए, अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि वायरल इन्फेक्शन यदि आपकी बॉडी में है, ये विषाणु का चित्र है, वायरल इन्फेक्शन यदि आपकी बॉडी में है तो जो चीज आपकी बॉडी को सही करेगी वो होगी इंटरफेरॉन, जो कि एक प्रोटीनियस फॉर्म है। ठीक है, चलो। अच्छा, अब एक जो ये क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी ने 2017-18 में ऐसे क्वेश्चनों को बहुत पूछा, इसलिए मैंने भी एक बार लिख दिया, क्योंकि अब भले ही 2025 चल रहा हो, लेकिन हो सकता है कि पुराना प्रीवियस नॉलेज शायद निकल कर आ जाए, किसी बोर्ड मेंबर को ये याद आ जाए कि पुराने समय में जो ट्रेंड चल रहा था वही हम दें। अब ध्यान से सुनिएगा, एक बीमारी होती है एसिडिटी, एक बीमारी होती है जिसको हम अम्लता कहते हैं। अम्लता का मतलब है, एसिडिटी का मतलब है आपका जो आमाशय है, आपका जो स्टमक है, उसमें एक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? HCl। और जब भी आपके पेट में HCl का लेवल ज्यादा हो जाता है तब आपको एसिडिटी या अम्लता की बीमारी का सामना करना पड़ता है। ये सुना होगा आपने, ये पढ़ा भी होगा आपने। अरे हाँ या ना? आप सुनिए मुद्दे की चीज। और यही जो HCl है, जो आमाशय से स्रावित होता है, जो जठर रस में पाया जाता है, यही भोजन में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। कैसे? देखिए, दरअसल में क्या होता है, आपका जो आमाशय होता है, जो आपका आमाशय होता है, इस आमाशय से एक रस निकलता है जिसको आप जठर रस कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। और यही जठर रस जो होता है, यही जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ये एक अम्ल और दो एंजाइमों से मिलकर बनता है। मतलब याद रखिएगा, जठर रस में दो चीज पाई जाती हैं। जो एसिड होता है इसी का नाम है HCl। और यदि जठर रस 100% है तो इसी जठर रस में 95% HCl होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं कि जठर रस का मुख्य घटक क्या है? तो जठर रस का मुख्य घटक क्या है? जो चीज ज्यादा मात्रा में होगी वो मुख्य घटक होगी। तो जठर रस का मुख्य घटक क्या है बेटा जी? HCl है। ये तो सबको दिख ही रहा है साफ साफ। और यही HCl भोजन में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है, क्योंकि भोजन आप मुंह से ग्रहण करते हैं, मुंह में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया वायरस होते हैं, और यदि यही आपकी छोटी आंत में पहुंच गए, बड़ी आंत में पहुंच गए, तो आपको संक्रमण से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए भोजन में कोई एक ऐसी चीज है, एसिड है, तो मुंह में लार है और आमाशय में HCl है, जो भोजन में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं उदर पे। आमाशय जो है उसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं, हालांकि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है अभी, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। एक है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, और रेनिन एंजाइम का काम होता है दूध में घुली हुई प्रोटीन का पाचन करना। ये सब मैं डाइजेशन में पढ़ाऊंगा आपको। अभी आप मेरी बात ध्यान से समझिए। जब आप रात में बहुत ज्यादा जाग लेते हैं, जैसे अभी तो ट्रेंड चल रहा है वो यही चल रहा है, तो जब आप रात में बहुत ज्यादा जागते हैं, लंबा लंबा 12 बज जाता, 1 बज जाता, 2 बज जाता, या फिर आप मीठा बहुत ज्यादा खा लेते हैं, जैसे दिवाली के टाइम पे। दिवाली के टाइम पर रात में बहुत लंबा जागते हैं, मीठा वगैरह भी बहुत ज्यादा खा लेते हैं। इसी वजह से क्या होता है, ये जो HCl
होता है इसका लेवल बढ़ जाता है, और जब भी HCl का लेवल बढ़ जाता है तो इसे ही एक समस्या कहते हैं, इसे कहते हैं एसिडिटी, इसे ही कहते हैं अम्लता। ये चीज है। तो यदि आप अम्लता या एसिडिटी की समस्या से ग्रसित हैं तो फिर आपके पास क्या ट्रीटमेंट है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉरी तो यदि आप एसिडिटी या अम्लता की समस्या से ग्रसित हैं, क्योंकि आपके पेट में HCl का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो फिर हम जो औषधियां यूज करते हैं उनको हम एंटासिड कहते हैं। एंटासिड का मतलब है एंटी एसिड, एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने वाली, बढ़े हुए एसिड के प्रभाव को निरस्त करने वाली दवाओं को हम प्रति अम्ल या एंटासिड कहते हैं। तो सबसे पहले घरेलू इलाज के रूप में हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं। बेकिंग सोडा जो है, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं, वो HCl की अधिकता को काफी हद तक कम कर देता है। तो कुछ लोगों को इससे आराम मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इससे भी आराम नहीं मिलता, तो फिर वो चिकित्सक के पास जाते हैं, और फिर चिकित्सक जो है उनको देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको डॉक्टर लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो जो आपको जेलोसिल वगैरह या पीपीज वगैरह जो आपने कभी खाई होगी एसिडिटी को दूर करने के लिए, उनमें यही होता है। तो आपको जो प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से प्रॉब्लम है, आपको जो प्रॉब्लम है HCl की वजह से प्रॉब्लम है, और इस समस्या का निवारण जो है, मतलब प्रॉब्लम एसिड की वजह से है, तो समस्या का निवारण किससे होगा, बेस से होगा। बेस का मतलब क्या होता है, क्षार होता है। तो जो दवाएं आपको दी जाती हैं एसिडिटी को कम करने के लिए, उसमें ये चीज होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, याद रहेगा। मजेदार बात आती है, 2014 में मेंस में क्वेश्चन आया, 2 नंबर में या 3 नंबर में, MOM इतना ही लिखा था। अब स्टूडेंट एक तरफ से लिखे पड़े थे कि एसिडिटी की समस्या का निवारण, HCl के बढ़े हुए स्तर का निवारण जिस क्षार द्वारा किया जाता है उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जबकि इस क्वेश्चन का आंसर MOM का मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं था, मिशन ऑफ मार्स था, क्योंकि 2014 में मंगल मिशन अपने पहले ही प्रयास में बड़े आसानी से कहां पहुंच गया था, मंगल की कक्षा में स्थापित हो गया था। तो वो पूछ रहे थे मिशन ऑफ मार्स और आप लिख रहे थे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो थोड़ा ट्रेंड को भी ध्यान में रखा कीजिए, कई बार नॉलेज पर ट्रेंड ज्यादा भारी पड़ जाता है, और ऐसे ही उस समय भी हुआ था। ठीक है, तो चलिए, तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, अब यहां हमारा ये मेडिसिन, मतलब आज तक MPPSC ने मेडिसिन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन दिया है, जितना क्वेश्चन पूछा है, ये सब हमने कंप्लीट किया। जितना भी मेडिसिन से रिलेटेड ज्ञान, मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी उन्होंने दी है, ये सब हमने आज क्या कर ली, कवर कर ली। याद रहेगा ये चीज। अब बारी है, किस चीज की बारी है बेटा जी, तो अब बारी है, अब बारी है किसकी बारी है बेटा, अब जो बारी है ध्यान रखिएगा, भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं इनको हम कल पढ़ेंगे, और कल हमारा ये जो सेगमेंट है ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए अब कल इसके आगे की चीजें हम पढ़ेंगे। तब तक आप दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू वेरी मच।